भोपाल झीलों की नगरी है, लेकिन अगर झील ही नहीं रहेंगे तो भोपाल की पहचान, भोपाल के अस्तित्व का क्या होगा? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसी विषय पर फिलहाल हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बंसल न्यूज के न्यूज एंड प्रोग्रामिंग हेड तरुण गुप्ता जी मौजूद है और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी अग्रवाल जी भी मौजूद है। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो नियम कायदों की बात है, जो प्रावधान है उनकी बात है, जो टेक्निकलिटीज है वो हम अग्रवाल जी से पूछ लेंगे, लेकिन चूंकि ये संवेदनाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मुद्दा है, कितना बड़ा संकट है भोपाल के अस्तित्व के लिए? इसके पहले भी अगर देखा जाए, चाहे वो गेमन इंडिया की बात हो, चाहे मिंटो हॉल की बात हो, तभी वो धारा 23/1973 जो अधिनियम है उसका सहारा लेते हुए भूमि का उपांतरण कर दिया गया था। वहाँ तक तो ठीक था, शहर की जरूरत भी हो सकती है, मास्टर प्लान में कहीं ना कहीं वो था भी। अस्पतालों की बात की जाए तो जी हाँ, यस, अस्पताल जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अस्पतालों की भी लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर देखा जाए ज़मीन, ऐसा नहीं है सरकार के पास ज़मीन नहीं है, सरकार के पास बेहद ज़मीन है, जगह जगह ज़मीन है। लेकिन जो तालाब की बात हम कर रहे हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं कि साहब वो ग्रीन बेल्ट है, मैं कहता हूँ ग्रीन बेल्ट भी नहीं है। लोग कहते हैं वो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया भी नहीं है, वो तालाब है जी। तालाब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये तालाब वो है जो नक्शे बोल रहे हैं, पीएचई के डिपार्टमेंट के नक्शे बोल रहे हैं। अग्रवाल साहब आपने भी देखे हैं कि वो पीएचई के नक्शे हैं। कैपिटल प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि ये भोज वेटलैंड है, जिसने यहाँ पर भोपाल में इस तालाब के संरक्षण के लिए 982 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसके संरक्षण के लिए। और इसके कैचमेंट एरिया और उसकी सरहद पर मट्टी कट के तालाब में ना जाए, उसके लिए उन्होंने वृक्षारोपण किया था। 43 लाख रुपीस 91 से 97 के बीच में खर्च किए गए थे कि जब उस पर वृक्षारोपण किया जाए तो वो मट्टी कट के बह के तालाब में ना आए। और वहाँ पे जो वृक्षारोपण किया गया था, उस वृक्षारोपण को काट दिया गया। आरआई साहब ने ये कहा कि वहाँ पे बबूल के झाड़ हैं, जिस पे उन पे इंक्वायरी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई है, जिस पे उनको ये माना गया कि आपने गलत जानकारी दी है, वहाँ पे उसको काटा गया। और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि सब 5-5 दिनों में एप्लीकेशन दिए, 5 दिनों में आगे कार्रवाई हुई, फिर आगे कार्रवाई हुई, फिर आगे कार्रवाई। इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है कि पूरी कार्रवाई हो गई, लेकिन कहीं से कहीं तक उन्होंने हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट दिल्ली केंद्र सरकार से कभी अनुमति नहीं ली। पूरी अनुमति हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया। उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं याद आया कि ये हमने अनुमति तो नहीं ली। उसके बाद उन्होंने अनुमति के लिए अप्लाई किया। ये स्थिति है। अब आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं इस विषय पे। क्या पूछेंगे आप बताइए साहब, ये जिस तरह से भूमि का उपांतरण नहीं हुआ और लीज डीड निष्पादित कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शासन ने नीति बनाई है कि भूमि उपयोग कंटेन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से और नगर विकास के लिए भोपाल की भूमि को विभिन्न उपयोगों के लिए बांटा गया है जी। उसमें भूमि उपयोग जिस उपयोग के लिए भूमि का आवंटन और संरक्षण किया गया है, उसको बदला नहीं जा सकता जब तक कि विधिवत उसकी नियमानुकूल कार्रवाई ना हो। अगर भूमि का उपयोग कृषि है तो उसको जब तक कृषि इतर उपयोग के लिए व्यवस्थित ना किया जाए, तब तक उस भूमि को किसी कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता। जैसा आपने बताया, खसरा नंबर 71, 73 और 76, ये इनका भूमि उपयोग भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि है। तो उस भूमि को जब तक उसका व्यवस्थापन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत ना हो, तब तक उसे किसी और उपयोग के लिए विधिवत आवंटन नहीं। उसमें कृषि इन्होंने टाउन कंट्री प्लानिंग वालों ने बताया, क्योंकि धीरे धीरे तालाब की अगर देखा जाए तो तालाब की सरहद भी कम होती जा रही है। आप आजू बाजू बसाहट बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं तालाब की सरहद भी कम होती जा रही थी। लेकिन जो रिकॉर्ड हैं, पुराने दस्तावेज हैं, वो डूब क्षेत्र है। जो पीएचई का जो हमने नक्शा आपको दिखाया, जो बड़ा भारी नक्शा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो 71, 73, 76 उसमें साफ लिखा हुआ है, वो डूब क्षेत्र में आता है। उन्होंने उसको जोन में भी डिवाइड किया है, ए जोन, बी जोन, सी जोन। और जोन उनका इसलिए था फ्लड लेवल के हिसाब से उन्होंने किया। तो अगर आज की तारीख में इस साल पूरा अगर तालाब भर जाता, भदभदा के गेट खुलने की स्थिति अगर आ जाती, तो आप ये देखते कि
तालाब, अब चिरायू के तीनों तरफ, चारों तरफ आपको पानी मिलता है। हालांकि अभी भी पानी है, हमने जो दिखाया है, और दृश्य आज के नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमने 2 महीने पुराने दृश्य हो, ये आज भी अगर आप चले जाएंगे तो उसके बाजू में पानी भरा हुआ है। एक चीज। दूसरा, इन्होंने लीज डीड निष्पादन के लिए एग्रीकल्चर पे करा ली। क्या एग्रीकल्चर पे भवन बनाया जा सकता था? नहीं, जिस उपयोग के लिए भूमि दी जाए उस उपयोग की भूमि हो तभी उसका लीज डीड किया जा सकता है। तो इसमें ये टोटल भूमि थी ये 32 एकड़ जी। 32 एकड़ का लीज डीड एग्जीक्यूट कराई गई एग्रीकल्चर के नाम पे। अगर इसे पीएसपी के नाम पे कराई जाती तो कितना रेवेन्यू का सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होती? देखिए, भूमि को जब उसका लीज दिया जाता है तो उसकी परव्याजी लगती है और भूभाटक लगता है। भूभाटक भूमि के उपयोग के अनुसार लगता है। कृषि का भूभाटक और परव्याजी बहुत कम होती है, और अकृषि योग्य भूमि का परव्याजी और भूभाटक उससे सैकड़ों गुना होता है। तो अगर इस भूमि का लीज डीड अगर अकृषि भूमि के रूप में किया जाता तो शासन को लाखों रुपया प्रीमियम, लीज रेंट और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मिलता है। अकबर साहब, ये तो ठीक है, सरकार में नफा नुकसान चलता रहता है। आज नहीं तो कल चिरायू मैनेजमेंट से बोलेंगे कि साहब आपने लीज डीड कम करवाई, आप पे क्यों ना पेनल्टी लगाई जाए। 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए तो वो दे देंगे, क्योंकि उनको मुफ्त में उनको 100 करोड़ की जमीन मिली है जी, है ना। तो ठीक है, वो 2-4-5 करोड़ रुपए दे देंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक जो हमारी धरोहर है तालाब, वो तालाब का पूरा कैचमेंट एरिया खत्म हो गया, क्योंकि 32 एकड़ कोई जगह कम नहीं होती, बहुत बड़ी जगह होती है। पूरा तालाब का कैचमेंट एरिया हमारा खत्म हो गया। और उस तालाब में जहाँ पर कि ठीक है, उसमें खेती भी हुआ करती थी, सिंगाड़े की खेती हुआ करती थी। जब गर्मी में मई जून के महीने में जब पानी का तालाब वाटर लेवल कम हो जाता था तो आजू बाजू वाले जो वहाँ के रहवासी हैं वहाँ पे सिंगाड़े की खेती किया करते थे। फिर उसके बाद जब ये भोज वेटलैंड आया तो वो खेती भी बंद हो गई थी, लेकिन भोज वेटलैंड ने वहाँ पे वृक्षारोपण किया था। और वृक्षारोपण उन्होंने 1 हेक्टर में 800 वृक्ष लगाए थे। और वन की अगर बात की जाए, वन की अगर उसको परिभाषित किया जाए तो 1 हेक्टर में अगर 200 वृक्ष लगे हैं तो वो वन की श्रेणी में आता है। तो वहां पे तो 800 वृक्ष लगे हुए थे। 800 में से उन्होंने कहा कि नहीं साहब 800 वृक्ष पर हेक्टेयर के हिसाब से लगे थे, लेकिन करीब 60% बचे हुए थे। तब भी 5000 वृक्ष थे जो उन्हें काट दिए गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये दस्तावेज हैं, पूरे दस्तावेज ये कह रहे हैं इसको, जिसपे उन्होंने पेनल्टी लगा दी, अलग अलग धाराओं में पेनल्टी लगा दी। मेरा आपसे ये जानना है कि आज की स्थिति में तालाब में बनने के बाद, चाहे आरआई साहब ने गलती की हो, चाहे तहसीलदार साहब की गलती हो, चाहे चिरायू की गलती हो, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की गलती हो, ये कहाँ जाके रुकेगा ये मसला? ये रुकना चाहिए। नियम क्या कहता है? नियमानुसार है कि अगर नियमों के विपरीत कोई भी कार्रवाई की जाए तो नियम ये कहते हैं कि उस कार्रवाई को अपात्र कर देना चाहिए। इसमें एक जगह में लीज को कैंसिल करके उस भूमि को पूर्व भूमि की शक्ल में लाना चाहिए। इसमें एक जगह यहाँ पर ये एक आदेश भी पारित हुए थे, प्रमुख सचिव ने किए थे कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। किस बात पे? लीज के ऊपर। ये जो भूमि अलॉटमेंट हुआ है इसके ऊपर अब पुनर्विचार की बात करते हैं। और ये बात अगर साबित होती है कि नहीं साहब ये तालाब की भूमि थी, गलत आवंटित कर दी गई थी, उस स्थिति में क्या स्थिति होगी? उस स्थिति होगी कि आवंटन निरस्त हो जाएगा। आवंटन निरस्त होगा तो भूमि को वापस कृषि भूमि के योग में लाना पड़ेगा। अभी रिसेंट आपका जो ट्रायल रहा था कि माल बनलाल एजेंसी ने माल जो बनाया था वो सरकारी भूमि पर बनाया था, उसके लीज निरस्त करके उसको अतिक्रामक घोषित करके शासन ने माल को गिरा दिया। वही उदाहरण इससे लगेगा कि अगर ये पुनर्विचार होकर ये लीज कैंसिल होती है तो लीज कैंसिल होगी तो वो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। फाइल प्रमुख सचिव ने मंत्री जी को भी दिया, मंत्री जी ने भी सहमति अपनी जताई है जी। और उसके बाद ये बात है 30/11/2010 की जी। 7-8 महीने 1 महीने 11 महीने हुए जी। खैर फाइल तो खैर वाजिब है कि फाइल कहाँ गई होगी, लेकिन इसमें और क्या क्या आप देखते हैं कि हर 9 दिन में कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती चली जा रही है जिस त्वरित गति से जी, जिसको मैं आज के साइंटिफिक भाषा में कहूँगा जेट गति से जो इनका कार्य हुआ है जी, वो ये बताता है कि इसके पीछे निहित स्वार्थ थे जी। और निहित स्वार्थ की वजह से ये फाइल इतनी तेज गति से
जैसे अरबी घोड़ा दौड़ता है उस गति से दौड़ के फाइल एक तहवील से दूसरी तहवील, दूसरी तहवील से तीसरी, और कानून का उल्लंघन किया गया जी। कानून के दायरे में रह के ऐसा कानून कहीं ले रखाएगा कि जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 100 दिन में होना चाहिए। इसलिए शासन को नीति बनाना पड़ी है कि आपको समय सीमा तय करना पड़ा है कि आदमी अक्सर लोग फाइल पे सांप बन के बैठ जाते थे। इस समय सीमा तो वो कोई खास बात नहीं है कि काम जल्दी किया इसलिए कोई गलत है, लेकिन नियमों के विरुद्ध काम किया गया है और जल्दी की गई इसलिए उससे कोई गंध आती है उस फाइल में से। इसमें एक तकनीकी वजह के कारण हम एक चीज नहीं दिखा पाए आपको, जो हमारे सैनिक हैं, डिफेंस वाले हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको 5 से 7 एकड़ भूमि उनके रिटायरमेंट के बाद अलॉट की जाती है और वो राज्य सरकार देती है। पिपरिया आप चले जाएं, शोभापुर चले जाएं, होशंगाबाद चले जाएं, वहां पे लैंड आरक्षित है। हम आपको हो सकता है कल आपको फिर से दोबारा दिखाएं इस चीज को। वहां पर उनको वो लोग पिछले 10 सालों से रिटायरमेंट के बाद से 10 सालों से भटक रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी ये जमीन है। तो वहां पे आदिवासी बना हुआ है, पिपरिया में आदिवासी छात्रावास बना हुआ है, वहां पर स्कूल बने हुए हैं उसी भूमि पे। किसी दूसरे ने, प्राइवेट ने कब्जा नहीं किया, सरकार ने ही उस पे किया हुआ है। लेकिन जहां जिनको देना चाहिए, जिनका हक है, जो कि हमारे देश के लिए लड़ते हैं, सरहदों पे रहते हैं, जब वो वापस आ रहे हैं तो उनको नियम है, आदमी नौकरी करता है उसके पास पूरी लिस्ट रहती है कि हाँ साहब मुझे ये चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी, आदमी ज्वाइन करता है। और जब वहां से लौट के आ रहा है तो उसे जमीन ही नहीं मिल रही है। मतलब जो नियम है उसे तो माने नहीं जा रहे हैं और जो नियम को तोड़ के उनका उल्लंघन करके कार्य किए जा रहे हैं। वो थोड़ा सा तकनीकी सैनिकों को भूमि आवंटन करने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र में शासन ने एक अध्याय बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए त्वरित गति से काम होना चाहिए, ये सारे उनके नियम बने हुए हैं जी। उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा और उसके विपरीत अवैध काम इतनी तीव्र गति से हो रहा है, तो इन दोनों विरोधाभास को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इस काम के पीछे नियत क्या है और किसकी कैसी नियत। इसमें समय की कमी थी, हम आपको पूरी बात नहीं बता पाए। इसमें एक जगह ये नोटिंग है, बात ये चली कि 3000 वृक्ष काटे गए हैं या 200 वृक्ष काटे गए हैं। जब एक कमेटी गठित हुई और कमेटी वहां पे मुआयना करने गई जी। तो उसने अपनी रिपोर्ट दी कि सब उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये माना कि हाँ ये वृक्ष थे, कहीं ना कहीं तो उनके दिख ही जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब और कहना मुश्किल है क्योंकि 6 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो गई। मतलब आप ये देखिए कि 5 महीने में आवंटन से नामांतरण, उपांतरण, बिल्डिंग परमिशन, विकास परमिशन, सारी परमिशन हो गई, बिल्डिंग ताबड़तोड़ गति से खड़ी होनी शुरू हो गई। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इतनी तेजी से खड़ी हो गई। तो वहां पे उनके हाथ अपने आप को कटे हुए महसूस कर रहे थे। एक हास्यप्रद बात यहाँ पर यह भी है कि जब हमको नियमों को फॉलो करना होता है तब हम बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं, सालों। जैसे अभी भी आपने एक नोटिफिकेशन बताया, 1 साल का वक्त गुजर गया है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। लेकिन जब नियमों के खिलाफ जाके कोई काम किए जाते हैं तब इतने धड़ल्ले से वो काम होते हैं, समय का तब उसको उनको तब कोई ध्यान नहीं आता समय का। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नियमों के अनुसार काम तो कोई होता ही नहीं है जी। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जस्टिस नावलेकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने 5 साल अखबार में कहा था कि बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून के अनुसार काम कराने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। बिल्कुल जी। तो जब ये स्थिति बनी हुई है, अगर तो जिसका सही काम आदमी का नहीं होता वो उसको बरसों अटक जाता है और अवैध काम द्रुत गति से महीनों में और जो घंटों में और दिनों में हो जाता है, जिसको बरसों लगता है जी। एक सवाल यहाँ पर अग्रवाल जी ये भी उठता है कि क्यों जब नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम किया जाता है जो अवैध है, जो बेईमानी है, उसे जब पता चल जाता है कि ये अवैध है तब उसे उसी वक्त क्यों नहीं रोका जाता? क्यों हम इंतजार करते हैं कि 10 साल का वक्त लगे, जब सब चीजें वहां पे सेटल हो जाए, लोगों को वहां पे रोजगार मिल चुका हो, तब कहीं से वो नोटिफिकेशन आए और फिर उसे तोड़वाया जाए? क्योंकि भोपाल में रिसेंटली हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी, जैसा आपने भी जिक्र किया था कि मॉल को तोड़वा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अवैध था। क्यों हम इतना लंबा इंतजार करते हैं? क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में आपसे जानना चाहिए। ये तो हमारी गलती थोड़ी, ये तो शासन की गलती है जी। शासन अनुमति देने के बाद घर बैठ जाता है। शासन ये नहीं देखता कि जो हमने अनुमति दी वो नियमानुसार है कि नहीं और उसके ऊपर नियमानुसार काम हो रहा है कि नहीं। अगर उसका
वो जो सुपरविजन का काम किया जाएगा तो ये गलती होगी बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि शासन यहाँ पर चेते और देखे कि क्या नियमों के विरुद्ध हो रहा है, उसी वक्त रोके। अग्रवाल जी, आप स्टूडियो में इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी, आपने इतना गंभीर यहाँ पर एक मुद्दा उठाया है जो भोपाल के अस्तित्व को एक खतरा है, वो आपने लोगों तक पहुंचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।